हेलो स्टूडेंट्स, हम किसके बारे में कर रहे थे? कोल और पेट्रोलियम के बारे में। पिछले वीडियो में हमने किसके बारे में जाना? कोल के बारे में। और इस वीडियो में हम किसके बारे में जानेंगे? पेट्रोलियम के बारे में। जानते हैं पेट्रोलियम। द वर्ड पेट्रोलियम इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड पेट्रा मीनिंग रॉक एंड ओलियम मीनिंग ऑयल। जो अपना पेट्रोलियम शब्द है वह कहाँ से आया है? यह लैटिन भाषा के पेट्रा और ओलियम शब्द से मिलकर बना है, जिसमें पेट्रा का क्या मतलब है? रॉक, और ओलियम का क्या मतलब है? ऑयल, मतलब पहाड़ी तेल। पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड ड्यू टू इट्स वैल्यूएबल कमर्शियल इम्पोर्टेंस। दैनिक जीवन में यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर ऐसे मान सकते हो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? ब्लैक गोल्ड, काला सोना भी कहते हैं। इट इज़ नेचुरली अकरिंग इनफ्लेमेबल लिक्विड। ये क्या है? प्रकृति में पाए जाने वाला ऐसा तरल पदार्थ है जो जलता है, ज्वलनशील तरल पदार्थ है जो हमें प्रकृति में पाया जाता है। इट इज composed of the mixture of hydrocarbon and liquid organic compound that are found deep inside the rocky earth crust। क्या कहा गया है? जो अपनी धरती होती है इसके नीचे की लेयर को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्या बोलेंगे? क्रस्ट। और इसके अंदर इनकी जो पहाड़ी परतें होती है उस क्रस्ट की, मतलब पत्थरनुमा जो परतें होती है उनके बीच में ये तेल पाया जाता है। और किसका मिक्सचर होता है? ये हाइड्रोकार्बन का। किसका? हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। और क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा है? ऑर्गेनिक। It is formed by dead and decaying remains of organic matter like zooplankton and algal mass buried under the earth crust। यह कैसे बना? यह मतलब जब मृत और डेकेइंग ऑर्गेनिक मैटर थे, कौन से? जैसे कि समुद्र में जो पाए जाने वाले जीव जंतु जो प्लांक्टन और एल्गल मास थे वो पृथ्वी की निचली सतह पर दब गए और फिर ये पेट्रोलियम बना। मतलब किससे बना है ये? डेड और डेकेइंग मैटर से। कौन कौन से? जैसे लाइक जो प्लांक्टन और एल्गल मास से। अब हम फॉर्मेशन देखते हैं पेट्रोलियम की, ये कैसे बना। जैसे हमने फॉर्मेशन किसकी देखी पीछे? कोयले की। कोयला कैसे बने आप सभी को पता है। बहुत सारे जंगल थे पृथ्वी पर और फिर बाढ़ आने से वो नीचे दब गए, फिर ताप और हीट से क्या हुआ? वो जंगल किस में बदल गए? कोयले में। वैसे अब देखते हैं पेट्रोलियम कैसे बना। वो तो जैसे धरती टेरेस्ट्रियल मटेरियल था, मतलब धरती पे उगने वाले जंगल थे। ये कैसे था? जब समुद्री जीव जंतु पृथ्वी के नीचे दब गए और ताप और हीट के कारण वो तेल में बदल गए, मतलब लिक्विड में बदल गए। और कोयला क्या था? अपने पेड़ पौधे थे धरती पर, मतलब वो ठोस थे तो ये तरल थे। समुद्र क्या होता है? पानी लिक्विड होता है, तरल होता है, इसलिए ये तरल बन गया। देखते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। Million of years ago, dead remains of oceanic organism got submerged under the earth crust। मतलब करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ? जो समुद्री जीव जंतु है वो पृथ्वी के नीचे धस गए या दब गए। सैंड एंड क्ले गॉट डिपॉजिट ओवर एंड ओवर। जब वो नीचे दब गए ऊपर फिर उन पर मिट्टी की परतें बनती गई। समय के साथ साथ उन पर मिट्टी की परतें बनती गई, जमती गई। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वाज दस सब्जेक्टेड ऑन द डेड एंड डेकम्पोजिंग रिमेन अंडर एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन आपको पता होगा, एब्सेंस ऑफ एयर, जिसमें हवा की उपस्थिति नहीं होती। मतलब हाई टेम्परेचर और प्रेशर, ताप और दाब के कारण और हवा की अनुपस्थिति में ये लिक्विड बना। वैसे ही कोयला बना, लेकिन उसमें क्या था? उसमें जमीनी जो मटेरियल था वो नीचे दसा, और इसमें क्या कौन सा मटेरियल नीचे दसा? समुद्री। बाकी इनकी बनने की प्रक्रिया सेम है। जैसे कोयला बना वैसे ही पेट्रोलियम बना। दिस लीड टू द कन्वर्जन ऑफ डेड रिमेन इनटू ब्लैक फ्यूल पेट्रोलियम। और ताप और हीट के कारण क्या हुआ? जो डेड मटेरियल था वो किस में बदल गया? काले तेल में बदल गया। उसे हम क्या नाम दिया? पेट्रोलियम। आगे इसकी देखते हैं अकरेंस। अकरेंस में क्या होगा? एज पेट्रोलियम इज फॉर्मड डीप बिलो द अर्थ सो इट इज फाउंड डीप अंडर द अर्थ टुगेदर विद नेचुरल गैस। कहाँ पाया जाता है यह? हमारे पेट्रोलियम धरती के नीचे मिलेगा, क्योंकि वो समुद्री जीव जंतु कहाँ दसे? धरती के नीचे दब गए। फिर ताप और दाब से क्या बना? हमारा ब्लैक फ्यूल, मतलब काला तेल बना। तो ये कहाँ पाया जाएगा? धरती के नीचे ज़मीन में पाया जाएगा। और इसके साथ एक गैस और पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस। अकेला नहीं पाया जाता पेट्रोलियम, इसके साथ एक गैस भी मिलती है।
नेक्स्ट है ड्रिलिंग इज डन टू ऑब्टेन डीपली सीटेड पेट्रोलियम रिजर्व फ्रॉम रॉकी एरिया बेनीथ ऑफ अर्थ। जब हमारे अर्थ की निचली परतों में, मतलब धरती की निचली परतों में पेट्रोलियम प्रेजेंट, उसे हम कैसे करेंगे? ड्रिलिंग मेथड से निकालेंगे। जैसे हम कुएं से पानी निकालते हैं ना, ड्रिल करके उसमें एक ड्रिलिंग करके पाइप डालते हैं और फिर वो पानी तक पहुंचाते हैं, फिर हम पानी को निकालते हैं। वैसे ही हम पेट्रोलियम को निकालेंगे कि कौन से मेथड से? ड्रिलिंग मेथड से। आगे है पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मतलब पेट्रोलियम को शुद्ध कैसे करते हैं। आपने रिफाइंड नाम सुना होगा, रिफाइंड ऑयल जो खाने में करते हैं। सरसों का हम कहते हैं ना, सरसों को कैसे निकालेंगे? एक रिफाइंड फैक्ट्री में ले जाएंगे और उसके दानों से तेल निकालते हैं, या फिर नारियल का हम तेल निकालते हैं। वैसे ही क्या होगा, पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाएगा। ये अशुद्ध अवस्था में मिलता है। कैसा मिलेगा? ये एक गाढ़ा काले रंग का तरल पदार्थ होता है, फिर उसको रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है, मतलब प्योर किया जाता है। फिर अपना ये लाइट येलो कलर का पेट्रोलियम हमें प्राप्त होता है। देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। Mineral oil thus received is composed a number of components having different boiling point. So each substances or component can be recovered at its corresponding boiling point by the process called fractional distillation. इसको कैसे करेंगे हम रिफाइन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। नाम याद रखना आपको, ये कौन सा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। उसमें क्या होता है, जो एक ब्लैक कलर का गाढ़ा तरल पदार्थ है, उसमें बहुत सारे मतलब कंपोजिशन, बहुत सारे केमिकल मिले हुए हैं, लेकिन उनका सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होएगा। कोई मतलब जैसे 40 डिग्री पे बॉईल होएगा, तो कोई 100 पे होएगा, कोई 150 पे होएगा, कोई 350 पे होएगा, कोई 400 पे होएगा। ऐसे अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होएगा। तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम अलग अलग टेम्परेचर देंगे। जो जल्दी बॉईल होता जाएगा वो मतलब ऊपर इकट्ठा होता जाएगा, जैसे ये दिखा रखा है इसका पेट्रोलियम रिफाइनिंग का। ये क्या है? डिस्टिलेशन कॉलम है, ये बॉयलर है, मतलब इनको बॉयल करेंगे। ये 20 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसको टेम्परेचर दिया जाता है। जो जल्दी बॉयल होएगा वो ऊपर जाता जाएगा, जो सबसे मतलब ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी वो नीचे इकट्ठा होता जाएगा। और फिर अलग अलग पाइपें लगा रखी है, जो जल्दी बॉयल होके वो यहाँ से निकल जाएगा। जैसे सबसे पहले क्या निकलेगी? गैस निकलेगी, क्योंकि गैस जल्दी ऊपर उठती है। फिर उसके बाद में नेफ्थेन निकल जाएगा, फिर गैसोलाइन निकल जाएगी। ऐसे अलग अलग कॉलम बना रखे हैं, अलग अलग पाइपें लगा रखी है। जैसे जैसे वो बॉयल होते जाएंगे अपनी अपनी पाइपों में चलते जाएंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज परफॉर्मड इन फ्रैक्शनल टावर और डिस्टिलेशन कॉलम। और ये किस में होता है? फ्रैक्शनल टावर और डिस्टिलेशन कॉलम में होगा। मतलब बड़े बड़े टैंक होते हैं, ये चित्र में ऐसे समझाया गया। बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे अपनी मल्टियाँ होती हैं, नहीं इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं। आगे देखते हैं, ये क्या है? डिफरेंट फ्रैक्शनल ऑफ पेट्रोलियम, मतलब अलग अलग दिखा रखा है। वो जैसे कि अलग अलग पाइपें बना दी यहाँ पे, उस सबसे ऊपर क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। सबका टेम्परेचर अलग अलग है। जैसे ये 0 से 30 डिग्री सेल्सियस पर है इनका बॉइलिंग पॉइंट, और लास्ट वाले का कितना है? 580 डिग्री सेल्सियस पर है। ऐसे सबको अलग अलग टेम्परेचर पे, जिसका जितना टेम्परेचर होगा बॉइलिंग होगा वो पहले ऐसे निकलता जाएगा। सबसे पहले गैस निकलेगी, फिर नेफ्थेन्स, फिर केरोसिन, फिर गैस ऑयल, फिर लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स में अपना क्या आता है? जैसे वैक्स आ गया, वैसलीन आ गया, ये वगैरह सब हमें पेट्रोलियम से ही मिलती है। वैसलीन वगैरह भी किससे मिलती है? पेट्रोलियम के गाढ़े पदार्थ से ही मिलती है। फिर फ्यूल ऑयल आ गया, फिर एस्फाल्ट आ गया। ऐसे अलग अलग होते जाएंगे ये। आगे देखते हैं, different fraction get separated on the basis of their boiling points. The lightest one with the lowest boiling point gets separated first from the top of the column, and the heaviest one separate out from the bottom of the column. इट हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। यही बताया गया है, जो जितना हल्का होगा वो सबसे ऊपर जाके अलग हो जाएगा। जैसे गैस होती है वो सबसे हल्की होती है, वो सबसे पहले ऊपर उठेगी, तो वो सबसे ऊपर वाली पाइप से निकल जाएगी। और जितना ज़्यादा हैवी होगा, जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो नीचे बैठ जाएगा और वो सबसे लास्ट में बॉइल होके निकलेगा। यही बताया गया, क्योंकि हैवी वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे ज़्यादा होएगा। आगे हम देखते हैं नेचुरल गैस के बारे में। क्या बताया गया है नेचुरल गैस के बारे में?
नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज फॉर्मेड अलोन विद पेट्रोलियम। जो प्रकृति की अपनी गैस है वो कहाँ किसके साथ पाई जाती है? पेट्रोलियम के साथ। पेट्रोलियम अकेला नहीं पाया जाता अपने अर्थ क्रस्ट में, यह मतलब नेचुरल गैस के साथ मिलेगा। जस्ट लाइक पेट्रोलियम इट इज़ ट्रैप्ड बिटवीन इम्प्रेवेसिस रॉक। और यह कहाँ पाया जाता है? यह पृथ्वी की जो अंदरूनी चट्टानें होती हैं उनके बीच में पाया जाता है। नेचुरल गैस इज बेसिकली मीथेन बट स्मॉल पोर्शन ऑफ नियरली 5% इज आल्सो कंस्टिट्यूट बाय इथेन, प्रोपेन और इथाइलिन। नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा क्या कहा गया है कि जो नेचुरल गैस होती है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी होती है अपनी गैस? मीथेन। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। मीथेन एक नेचुरल गैस है जो पेट्रोलियम के साथ मिलती है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इसी की होगी। पर 5% मतलब जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत होता है उसमें क्या मिलेगा अपने को? इथेन, प्रोपेन और इथाइलिन मिलेगी। अब यूजेस देखते हैं नेचुरल गैस के क्या क्या यूज है। नेचुरल गैस इन इट्स प्रेशराइज्ड फॉर्म इट इज़ यूज्ड वेरी इफिशिएंट फ्यूल फॉर व्हीकल। मतलब क्या है ये? मतलब दबाव से बनी हुई गैस है। तो ये क्या होगी? अपने जो व्हीकल होते हैं, साधन होते हैं, जैसे मोटर बाइक हो गई, कार हो गई, स्कूटी हो गई, उनमें डालेंगे तो वो अपनी दक्षता ज़्यादा देगी, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर फ्यूल के, और वो आसानी से चलेगी। प्रेशराइज्ड और कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी, आपने पेट्रोल पंपों पे ये नाम देखा होगा, सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म पूछी जाती है 1 मार्क्स में, तो क्या लिखोगे आप? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होएगी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर आगे देखते हैं, इट इज़ वेरी पॉपुलर इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक फ्यूल ड्यू टू इट्स हाई कैलोरिक वैल्यू, इजी ट्रांसपोर्टेशन थ्रू पाइपलाइन। मतलब यह है औद्योगिक क्षेत्र में और अपने घरों में यूज किया जाने वाले ईंधन के रूप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसका रख रखाव भी आसान है और इसको ट्रांसपोर्ट मतलब इधर से उधर ले जाना भी ईजी है पाइपलाइन के द्वारा। जैसे पानी की पाइपलाइनें बिछी होती है वैसे ही इनकी पाइपलाइनें होती है, और आजकल तो घरों में गैस की भी पाइपलाइनें आने लगी है। आगे क्या है? इट इज़ रिलेटिवली ए क्लीनर फ्यूल। यह मतलब सफाई करने वाले ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। इट्स प्रोडक्ट आल्सो आर नॉन पॉइजनस। इनके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो जहरीले नहीं होते। हैंस इट इज़ यूज्ड एज ए हाउस होल्ड फ्यूल। इसलिए इनको घरों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जब जलती है तो कुछ साथ में कुछ नहीं छोड़ती। जैसे कि हम लकड़ी जलाते हैं या फिर उपले जलाते हैं तो वो क्या करेंगे, उनके अंदर एक धुआं निकलेगा, और धुआं बहुत सारी गैसों का मतलब मिश्रण होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है, वो क्या फैलाती है? पॉल्यूशन फैलाती है, साथ में हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ये ऐसा कुछ नहीं छोड़ती। जैसे कि हम घरों में गैस जलाते हैं वैसे ये आसानी से जलती है, ना तो पीछे कोई प्रोडक्ट छोड़ती है और ना ही इनका प्रोडक्ट मतलब पॉल्यूशन फैलाता है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर पावर जनरेशन एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, फैब्रिक, स्टील एंड प्लास्टिक एक्सेट्रा। और ये क्या होएगा? इसका यूज ज़्यादातर ऊर्जा बनाने के लिए किया जाता है। और ये किस में यूज होती है? जैसे कि ग्लास, फैब्रिक, स्टील, प्लास्टिक आदि फैक्ट्रियों में इनका यूज किया जाता है। इसके साथ ही अपना 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप साथ के साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फेयर कॉपी में लिखेंगे, और वीडियो समझ में ना आए तो आप 2-3 बार देखें। बाकी आपकी जब क्लासें रेगुलर लगेगी तब अच्छे से समझा दिया जाएगा, लेकिन छुट्टियों का सही यूज कीजिए आप और इन वीडियो को देखिएगा।